दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। प्रदेश की रेल लाइन परियोजना पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा। बीजेपी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएगी पार्टी। 10 लाख जगहों पर होगी पीएम मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग। देहरादून में पार्टी कार्यालय पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण। चारधाम यात्रा में सख्ती से लागू होगी कोविड गाइडलाइन। जांच और टीकाकरण में तेजी लाने के स्वास्थ्य मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश। यात्रा मार्ग पर डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हुई बर्फबारी। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बढ़ी ठंडक। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत प्रदेश की बेटियों को उनका हक दिलाने सड़कों पर दौड़ रही उधम सिंह नगर की बेटी अंजू राठौड़ को पुलिस ने सम्मानित किया है। एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में अंजू राठौड़ को सम्मानित किया गया। एसओ ने कहा, अंजू राठौड़ नारी शक्ति की जो जीती जागती मिसाल है और जो महिलाओं के हक के लिए सड़कों पर दौड़ रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया आर्य ने भी अंजू राठौड़ के प्रयासों की सराहना की। बता दें कि अंजू राठौड़ ने 2000 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा है। अभी तक वे उत्तराखंड के 4 जिलों को दौड़कर पार कर चुकी है। विषय भी कह लूँ या एक तरीके से ये भी कहूँ कि आज हमें बेटियों के हक के लिए और उनकी बराबरी के लिए इस हद तक जाना पड़ा कि आज हमारी बेटी को दौड़ने की आवश्यकता पड़ गई है। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क भी है कि आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है। लेकिन अच्छी बात है कि बिटिया एक पहल कर रही है कि शायद इसकी वजह से लोगों में थोड़ी जागरूकता आए और लोग ये जो जिस मकसद से ये दौड़ने चली हैं वो मकसद उनका पूरा हो। और मेरी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बेटियों की समानता और उनके बराबरी और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो हमारा एक विजन चल रहा है, इसके अवेयरनेस को लेके पूरा उत्तराखंड में ये यात्रा कर रही हैं और इसी यात्रा पड़ाव में ये लोग आगे टंगे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और आपके माध्यम से मैं समाज में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बेटियों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और जो हमारी योजनाएं चल रही गवर्नमेंट की बेटियों को लेके खासकर जो योजनाएं चल रही हैं उसका आप आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार के महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संगठित करना और कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को स्थापित करना, संगठित करना और कांग्रेस की जो भावनाएं हैं उनको सभी संगठनों को, सभी समाज के वर्गों को अवगत कराना। कांग्रेस ने क्या क्या देश को दिया, क्या क्या प्रदेश को दिया और क्या क्या रोजगार जो भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। आप एक उदाहरण है, छोटा सा नगर पालिका क्या नगर निगम, एचडीए, ये बीएचएल के जो सरकारी जो ऑफिस होते थे उनमें चपरासी की नौकरी मिल जाती। चपरासी, बाबू, क्लरिकल, पानी पिलाने वाला, सफाई वाला, ड्राइवर, केवल और केवल पूरे देश में ये नौकरियां अगर किसी ने बंद की हैं, गरीब आदमी का रोजगार बंद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले ये काम किया, पाबंदी लगाई है। उसको कहीं आउटसोर्सिंग कर दिया, कहीं प्राइवेट को दे दिया। अरे गरीब आदमी को रोजगार वही तो मिलता था। जिले की कांग्रेस, प्रदेश की कांग्रेस की एक ही मांग है कि ये प्रतिबंध हटना चाहिए, गरीब को रोजगार मिलना चाहिए। खटीमा में पूर्व सैनिकों ने अपनी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर नगर के रामलीला मैदान से लेकर तहसील उप जिला अधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला और सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी के नेतृत्व में विरोध करते हुए केंद्र सरकार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही राष्ट्रपति के नाम उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विरोध के दौरान संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व सैनिकों की मुख्य 4 मांगे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति, एमएसपी की विसंगति, विकलांग पेंशन की विसंगति और पारिवारिक पेंशन की विसंगतियों को दूर किया जाए।
आज जो हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है वो है 20 तारीख से पहले दिल्ली में भी हम धरना प्रदर्शन में गए थे, उसके बाद 12 तारीख में गए थे और बीच में भी हमारे कुछ लोग बीच में भी जाते रहे वहाँ पर धरना प्रदर्शन में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस कारण आज हमने खटीमा में एक बहुत बड़ी रैली निकाली है जिसमें हमारे सभी सैनिकों का, वीरांगनाओं का और हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस रैली को सफल बनाने में। और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगे भी हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। खटीमा क्षेत्र के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो यहाँ पर मेरे यहाँ आए थे और उनके द्वारा कहा गया कि जो OROP में जो विषमताएं हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन की गई है, ऊपर के रैंक्स के अधिकारी को ज़्यादा पेंशन मिल रही है और NCO लेवल के जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनकी जो पे है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है। तो उनकी यही एक शिकायत थी जिसका उन्होंने एक ज्ञापन मेरे को दिया और ज्ञापन हम उचित माध्यम से पहुँचा। आगे बढ़ते हैं। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस ने सीबीआई ब्रांच दिल्ली और देहरादून में दस्तावेजों को खंगालने के बाद कथित फर्जी सीबीआई डीसीपी को बेहट सहारनपुर से दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से डीसीपी की फर्जी आईडी, फोटोग्राफ्स और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ने फर्जी डिग्री और अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बताकर एक युवती से शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन युवती के भाई ने शक होने के बाद मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। तो आरोपी से डीसीपी की फर्जी आईडी जब्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। बेमौसम बरसात की वजह से फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसान चिंतित है। खेतों का भ्रमण करते हुए विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने नुकसान का जायजा लिया और उप जिला अधिकारी के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की कि किसानों को 50,000 का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। वहीं किसानों का भी कहना है कि बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने भी सरकार से उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। किसान पिछले 6 महीने से गेहूं की फसल, गन्ने की फसल को बो रहा है और आज जब फसल तैयार हुई तो बेमौसम बरसात जिससे किसान की गेहूं की फसल लगभग पूरी खराब हो गई है। तो हमने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि किसानों को प्रति एकड़ जो बाजार भाव है उसके हिसाब से 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और अन्नदाता का सहयोग सरकार करे। इस उम्मीद से हम सब लोगों ने जो है आज खटीमा उप जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उत्तराखंड में लगातार बन रही पार्किंग की समस्या को अब शहरी विकास विभाग खत्म करने जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो उन्होंने प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 32 पार्किंग स्थल बनाए जाने के लिए अनुमति दे दी है, जिसके लिए जल्द ही डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही राशि भी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, राज्य में पहली बार टनल पार्किंग की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत 3 टनल पार्किंग बनाई जाएगी। तो वहीं विभाग के इस कदम से राज्य में पार्किंग की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। जिलों में 32 पार्किंग हमने स्वीकृत किए हैं, जिसके सापेक्ष 122 करोड़ रुपया का हमने इसमें प्रावधान किया है और 77 लाख रुपया इसके लिए अब तक हमने रिलीज भी कर दिया है। और इसमें 18 तो मल्टी लेवल पार्किंग है और 14 जो है सरफेस पार्किंग है। साथ में जो एक बड़ी चीज़ है 11 जो और पार्किंग है इस 32 के अलावा, उसके लिए डीपीआर तैयार हो रही है। उसके डीपीआर तैयार होने के बाद उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। एक बड़ी बात यह है कि 3 जो है इस बार हम लोग टनल पार्किंग पे विचार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लाल कुआं से है, जहां एनएसएस शिविर के 5वें दिन दर्जनों छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें छात्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं जयपुर खीमा ग्राम सभा में सार्वजनिक स्थानों पर कई स्लोगन बोर्ड लगाए गए, जिसके बाद छात्र छात्रों ने ग्रीन पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान सीमा पाठक ने कहा कि जागरूकता रैली और पौधारोपण में छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
के विद्यार्थी हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत। तो इस ग्राम पंचायत में यहाँ पर 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन यहाँ पर साफ सफाई, सुरक्षा का अभियान, स्वच्छता का अभियान, वृक्षारोपण का अभियान और कैसे लोगों को जागृत करना है कि पॉलीथीन का उपयोग कैसे कम करें, इसके ऊपर यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जागरूकता के पर्पज़ से हम पूरी ग्राम पंचायत में जगह जगह जो है हम बोर्ड के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पॉलीथीन का उपयोग कैसे कम किया जाए और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उनकी जागरूकता के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष कैंप चल रहा है। तो विशेष कैंप के आज 5वां दिन था। 5वां दिन में हमने किया है वृहद वृक्षारोपण और पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ के अंतर्गत हमने प्लास्टिक से लोगों को जागरूक किया कि प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ करें, अगर हो सके तो जीरो करें, जिससे कि हमारी व्यक्ति तो जो ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की समस्याएं आ रही हैं, इन सबसे बचा जा सके। तो उसी के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और प्लास्टिक से दूर रहें, इस अभियान को किया गया है। पंचायत में ग्रेफियर इंस्टीट्यूट के द्वारा एनएसएस का ये 7 दिवसीय प्रोग्राम, बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज 5वां दिन है और 5वें दिन में इन बच्चों ने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करने के लिए बोर्ड लगवाए ग्राम पंचायत में, वृक्षारोपण किए पर्यावरण को बचाने के लिए, और आज यहाँ सफाई अभियान भी चल रहा है पंचायत घर में। लोगों को जागरूक कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है और वृक्षारोपण करना है। तो काफ़ी जनता भी काफ़ी खुश है यहाँ पे। दिल्ली से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सौंग बांध पेयजल परियोजना को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि की मांग की है। इसके साथ ही परियोजना से देहरादून की पेयजल समस्या का समाधान होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी सीएम ने मुलाकात की और प्रदेश की रेल परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई। टनकपुर देहरादून के मध्य जनशताब्दी रेल सेवा संचालित करने का अनुरोध किया है। जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, वित्त मंत्री और रेल मंत्री से सीएम की मुलाकात हुई है, किन विषयों पर चर्चा हुई? बिल्कुल, ऐसे भी कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन था और तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो शुरुआत जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसमें तमाम जो प्रदेश की रेल परियोजना है उसको लेकर चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से भी अनुरोध किया गया कि रामनगर से दिल्ली तक एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का जो संचालन है वो किया जाए, जिसका अनुरोध एक तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और साथ ही साथ टनकपुर से देहरादून तक एक जनशताब्दी ट्रेन का संचालन का भी जो मांग है वो मुख्यमंत्री की तरफ से रखी गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चंपावत में पूर्णागिरि मेला इस तरीके से आयोजित है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है पूर्णागिरि मेले में आते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का अनुरोध हुआ है कि काफी प्रदेशों में जहाँ पर इस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसा उसके लिए भी एक ट्रेन की जो मांग है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात थी, जिसमें तमाम रेल परियोजनाओं को लेकर की बातचीत की है। और दूसरी तरफ जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, जिसमें देहरादून में जो प्रस्तावित सौंग बांध है उसको लेकर के ये मांग की गई है कि ये सौंग बांध का जो पेयजल परियोजना है उसको लेकर के जो बजट है वो एक तरीके से केंद्र सरकार अपना केंद्र पोषित बजट के तहत जो है उसमें मदद करे, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के हिसाब से भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देहरादून के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देहरादून में जो पेयजल की समस्या कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकती है और जिस तरह से ग्रेविटी वाटर काफी डाउन जा रहा है, तो ऐसे में ये बांध बनने से, इस परियोजना के बनने से काफी फायदा जो है उत्तराखंड के साथ साथ देहरादून के लोगों को जो है काफी मिलेगा। तो उसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने यह अनुरोध किया है कि जो केंद्र सरकार है वो अपना जो केंद्र पोषित जो बजट है इस बांध को बनाने के लिए उसे जल्द से जल्द रिलीज करे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो इस बांध का जो निर्माण है वो हो सकेगा और जिससे कि तमाम जो पेयजल की समस्या है वो दूर हो सकेगी। तो कह सकते हैं कि दोनों ही केंद्रीय मंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री के लिए काफी अहम रही है और प्रदेश के हित में जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर के जो विस्तृत चर्चा है वो एक तरह से की गई है। धनराशि की भी मांग आकाश की गई है पेयजल के लिए, धनराशि को लेकर क्या कहा गया? देखिए, बिल्कुल जो सौंग बांध बनना है, जो पेयजल परियोजना है उसके लिए जो केंद्र का जो अनुदान होता है उसकी मांग की गई है कि केंद्र जल्द से जल्द उसको रिलीज करे। तो ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उसको रिलीज किया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिश है कि राज्य सरकार भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन देती है, तो ऐसे में राज्य अपनी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जब केंद्र का सहयोग अगर मिलता है तो सही बात है कि जो ये परियोजना है वो जल्द से जल्द जो है धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। तो इसी को लेकर के वित्त मंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जो केंद्र है वो हर सहयोग के लिए तैयार है और ऐसे में जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी, जो भी धनराशि आवंटित करनी है जल्द से जल्द जो है अधिकारियों को भी कहा गया है कि इसका आकलन करके बाद इससे जो है जल्द से जल्द इसको रिलीज किया जाए।
बिल्कुल आकाश, जल्द से जल्द परियोजना धरातल पर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश भर में कांग्रेसी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस युवा नेता लक्ष्य चौहान ने बताया कि भाजपा के राज में जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये से परेशान है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अप्रैल तक 4 धाम यात्रा मार्गों पर चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली है। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस पार्टी रोष में है। इसी कड़ी में सितारगंज की मेनका टॉकीज कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के संविधान बचाओ और मेरा घर राहुल का घर अभियान पर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ रोष जाहिर किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अडानी अंबानी को संरक्षण क्यों दे रही है। प्रधानमंत्री अडानी अंबानी से दोस्ती निभाते हुए उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। जनता का पैसा चंद उद्योगपतियों को देने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ राहुल जी ने जो आवाज उठाई संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और जो पदयात्रा पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली, उससे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार घबरा गई। और जो सवाल उन्होंने पूछे उनका जवाब देने के बजाय कि संसद में कोई सवाल ना पूछे उनसे, एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है पहले सजा कराई गई, उसके बाद बहुत जल्दी उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, फिर उनको घर से भी बेघर करने का काम जो नोटिस दिया गया, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। हमारे सबके घर राहुल जी के लिए हैं और हम सब लोग अपना अपना घर राहुल गांधी जी को देने का काम पूरे देशवासी ने ऐलान कर दिया है, और जिससे बीजेपी घबराई हुई है। राहुल गांधी का घर से बंगले से निकाल देना ये कोई बच्चों की खेल नहीं है। अगर याद निकाल देते हैं तो हजारों लाखों हिंदुस्तान में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी मकान देने के तैयार हैं और हमेशा देते रहेंगे। उनकी हमेशा हर काम में हम लोग मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में पहली बार महिला रामलीला हो रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला का शुभारंभ किया। बता दें कि रामलीला को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामलीला के पहले दिन महिलाओं ने राम लक्ष्मण जन्म और नारद मोह का सुंदर अभिनय किया। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक इस रामलीला का मंचन होगा, जहां रामलीला में 10 साल से लेकर 70 साल की महिलाएं अभिनय कर रही है। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि पहली बार इस तरह से महिलाओं ने हल्द्वानी में रामलीला का आयोजन किया है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए मिसाल बनेगा। करीब 1.5 महीने से चल रहा है, और उससे पहले यहाँ पर पहले ऑडिशंस हुए थे, सारे किरदारों के ऑडिशंस हुए थे, तो हमने ऑडिशंस दिए थे पहले, तो उसके बाद हमारा जो है किरदार ऑडिशंस के थ्रू यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि किसे क्या बनना है, और बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हमें एक नया अनुभव मिल रहा है, और श्री प्रभु राम के किरदार में उसको मैं कर पाऊँ बहुत अच्छी तरीके से, वही कोशिश जारी है। और आशा है कि सभी लोगों को ये जो रामलीला है महिलाओं की वो पसंद आए और वो उसे सराहे। नैनीताल के अंतर्गत मेरी मातृशक्ति ने आज इतिहास रच दिया है। आज से मातृशक्ति रामलीला प्रारंभ कर रही है। स्वयं हर पात्र का मंचन वही करेंगे, मातृशक्ति ही होंगी। मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी लड़कियां
हमारी पुत्रियां रामचरितमानस का मंचन कर रही हैं, रामलीला कर रही हैं। इससे पहले मेरे गढ़वाल मंडल में मेरी बहनों ने रामलीला का मंचन किया है। तो मातृशक्ति द्वारा इतना ज़बरदस्त कदम उठाया गया है, ये समाज के लिए भी एक उदाहरण है। मैं खूब बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, सफलता की कामना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्सर के मुबारकपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर पहुंचे, जहां रुड़की लक्सर मार्ग पर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग खड़े रहे। यूनियन के तोमर गुट ने किसानों की विशाल पंचायत आयोजित की थी, जिसमें किसान नेता चौधरी परविंदर सिंह को उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही इस दौरान चौधरी संजीव तोमर ने आगामी किसान महापंचायत में फसल भुगतान समेत भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर बात की। संगठन की रखी गई है और मेन कारण आज ये है कि आज जो हमारे परविंदर जी ने आज संगठन का उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है और आज यहाँ पर सबको आह्वान किया जाएगा कि ईद के बाद संगठन एक बड़ी पंचायत रुड़की में करेगा और जैसे किसानों का बकाया भुगतान, बढ़ती महंगाई को लेकर के, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के संगठन एक बड़ी पंचायत करेगा। और जब तक किसानों की समस्या का समाधान या गन्ना बकाया भुगतान का में मजबूत आश्वासन और नहीं कराया जाएगा, जब तक संगठन पंचायत करता रहे। किसानों की बात अनसुनी करी गई सरकार द्वारा, तो संगठन सड़कों पे उतर के आंदोलन करे और बढ़ती महंगाई को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर प्रमुख मांगे हमारी रहेंगी। हमने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी संजीव तोमर जी को अपने गांव मुबारकपुर में बुलाया है। इस वजह से एक तो यहाँ संगठन का विस्तार करना, दूसरा किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता होगी। इसी बारे में एक विचार होगा, उसके लिए सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा किसानों को दिए। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।